माता वैष्णो देवी यात्रा में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कटरा से वैष्णो देवी भवन तक की यात्रा की थी वाया बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी और सांझी छत होते हुए। मतलब पौराणिक मार्ग से, पुराने रास्ते से हमने कटरा से वैष्णो देवी पैदल यात्रा की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा। पूरी पैदल यात्रा की संपूर्ण जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आज मैं आपको माता वैष्णो देवी भवन की संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें फ्री रुकने की व्यवस्था, फ्री भोजन की व्यवस्था, फ्री लॉकर की व्यवस्था, मतलब A to Z इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। फिर चाहे आप पैदल नए रास्ते से आए, पुराने रास्ते से आए, बैटरी कार से आए, घोड़े, खच्चर, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर से ही क्यों ना आ जाए। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको वैष्णो देवी भवन आने के बाद कोई भी परेशानी नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर बोलिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपके शहर, आपके गांव का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं वैष्णो देवी भवन की यात्रा पर। माता वैष्णो देवी भवन में दर्शन के कुछ खास नियम हैं। पहले मैं आपको वो बताऊंगा और ये नियम सभी के लिए बराबर हैं। फिर चाहे आप पैदल आए, नए रास्ते से आए, पुराने रास्ते से, घोड़े, खच्चर, पालकी से, बैटरी कार से या फिर हेलीकॉप्टर से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शन करने के जो नियम हैं वो सबके लिए एक समान है। सबसे पहली बात, मंदिर के मुख्य भवन में आपका फोन, लेदर बेल्ट, लेदर जैकेट, वॉलेट आप नहीं ले जा सकते। किसी भी तरह की खाने पीने का कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। कोई लगेज नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि आपकी पॉकेट कॉम, पेन, स्मार्ट वॉच आप नहीं ले जा सकते। अगर आप ले भी जाते हैं तो वो चेकिंग के दौरान जमा कर लिया जाएगा। 2 से 3 बार अलग अलग जगह पर चेकिंग होती है जब आप दर्शन की लाइन में लग जाएंगे और आपका सामान वहीं जमा हो जाएगा। फिर आपको रिटर्न होगा या नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि दर्शन के लिए लाइन में लगने से पहले इन सभी चीजों को एक सुरक्षित जगह पर रख दें। अब वो सुरक्षित जगह क्या है? माता वैष्णो देवी भवन में कई सारे अलग अलग लॉकर की व्यवस्था है जो पूरी तरह से फ्री है। अब बात आती है कि लॉकर है कहाँ पर। अगर आप नए रास्ते से यानी हिमकोटी मार्ग से आते हैं तो मनोकामना भवन और बैटरी कार स्टैंड के बीच में पार्वती भवन मौजूद है। यहाँ पर लॉकर्स की व्यवस्था है। आप सामने जो काउंटर देख रहे हैं, यहाँ से लॉकर्स आपको अलॉट किए जाते हैं। लॉकर्स आपका जितना भी एक्स्ट्रा सामान है जो मैंने आपको बताया है वो सारा का सारा लॉकर में रख दीजिए। लॉक लगाइए, चाबी अपने पास रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो नए रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन जो लोग पुराने रास्ते से वाया सांझी छत आ रहे हैं उनके लिए भी लॉकर की व्यवस्था मिल जाएगी उन्हीं के रास्ते में। आप चाहे तो पार्वती भवन भी आ सकते हैं, वहाँ लॉकर में सामान जमा कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे तो सीधा भवन वाले रास्ते पर ही आइए, वहाँ भी लॉकर की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। यहाँ सामने लॉकर का एक बोर्ड लगा हुआ आप देख रहे होंगे, यहाँ भी लॉकर है। थोड़ी सी सीढ़ी उतर कर नीचे जाना होता है, सामने ही आपको निःशुल्क लॉकर काउंटर मिल जाएगा। यहाँ भी आपको सेम वही प्रक्रिया फॉलो करनी है। जितना भी आपका सामान है आप यहाँ लॉकर में जमा कर दीजिए, लॉक लगा दीजिए, चाबी आपके पास रखिए। चाबी आप मंदिर में दर्शन करने ले जा सकते हैं। और ये सभी लॉकर्स की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री है। आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई आपसे पैसे की डिमांड भी नहीं करेगा। देखिए, हमारा YouTube चैनल MS व्लॉगर का मकसद यही रहता है कि हम अपनी वीडियो में अपने व्यूअर्स को सही जानकारी दें ताकि उन्हें यात्रा के दौरान कोई भी असुविधा ना हो। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं लॉकर्स की हैं। आपका कीमती सामान यहाँ रख सकते हैं, आप फोन भी रख सकते हैं। आपके जूते, चप्पल लॉकर में ही रख कर जाए, सबसे बेस्ट और सबसे सेफ ऑप्शन यही है। ये सब बातें हुई लॉकर्स की। लेकिन कुछ यात्री ऐसे होते हैं जो अपनी पैदल यात्रा के बाद जब वैष्णो देवी भवन पहुँचते हैं तो काफी लोग ऐसे हैं जो वहाँ नहाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मंदिर पहुंचने के बाद स्नान करना चाहते हैं तो व्यवस्थाएं कहां पर है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप नए रास्ते यानी हिमकोटी वाले रास्ते से आते हैं तो पार्वती भवन में आपको लॉकर्स की तो व्यवस्था मिलेगी ही, साथ ही आपको यहाँ नहाने की भी सुविधा मिल जाएगी। वहाँ पर एक फ्लोर पर मेल के लिए वॉशरूम बने हुए हैं और एक दूसरे फ्लोर पर फीमेल के लिए वॉशरूम बने हुए हैं।
बहुत बड़े एरिया में वॉशरूम बनाए गए हैं, काफी सारे अलग अलग वॉशरूम हैं, तो बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आसानी से आप वहाँ पर फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं और कपड़े चेंज करके दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए है जो हिमकोटी वाले रास्ते से आते हैं, लेकिन जो लोग पुराने रास्ते से आते हैं वो लोग भी दूसरी जगह पर स्नान कर सकते हैं जहाँ पर पुराना वाला लॉकर है। उसी के पास में आगे 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्नान गृह बने हुए हैं। तो नहाने के लिए भी भवन के आसपास करीब 3 से 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर बड़े बड़े स्तर पर वॉशरूम बनाए गए हैं। इसके अलावा मनोकामना भवन, दुर्गा भवन में भी वॉशरूम बने हुए हैं। वहाँ भी काफी लोग स्नान करते हैं, उसके बाद मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। फिर ये पहुँचने के बाद स्नान की बात हो गई, कपड़े चेंज करने की बात हो गई, लॉकर्स की भी बात हो गई। अब बात करते हैं कि दर्शन करने कैसे जाना ठीक रहेगा। वैष्णो देवी भवन में दर्शन के लिए 2 अलग अलग जगह लाइन लगती है। एक वो लाइन जो आप यहाँ देख रहे हैं, काफी बड़ी लाइन लग जाती है यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए। अगर आप पूरे दिन की पैदल यात्रा करने के बाद शाम में यहाँ पहुँचते हैं तो करीब शाम को 5 साढ़े 5 के आसपास ये लाइन रुक जाती है, क्योंकि उस समय 6 बजे के आसपास मंदिर में आरती का आयोजन किया जाता है और उस समय वीआईपी दर्शन भी होते हैं। तो करीब 2 से 3 घंटे आपको लाइन में ही लगा रहना पड़ सकता है। उसके बाद करीब 8 बजे के बाद या 9 बजे के आसपास वो लाइन चालू होती है। तो कोशिश कीजिए कि इवनिंग में 5 से 8 के बीच में आप लाइन में ना लगे, क्योंकि आपको वहाँ ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा ही सुबह के वक्त भी होता है, जब सुबह के वक्त आरती होती है। तो अगर आप इवनिंग में वहाँ पहुँचे हैं तो पहले बाकी चीजें कर लीजिए, लॉकर्स में सामान जमा कर दीजिए, नहा लीजिए, उसके बाद दर्शन करने के लिए आइए। रात को 8 बजे के बाद या फिर शाम को 5 बजे से पहले अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। ऐसा ही सुबह में होता है। अगर आप दोपहर में दर्शन करेंगे तो बहुत आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे, ज्यादा देर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि अब जो व्यवस्थाएं हैं काफी हद तक वैष्णो देवी भवन पर बदल चुकी हैं। लाइन में लगने के बाद मैं अंदर के नज़ारे आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। बाहर से आप ये जो गेट देख रहे हैं बहुत सुंदर जगह है। अंदर आप जाएंगे तो मैं सच बता रहा हूँ, आपको आनंद आ जाएगा। दोपहर के वक्त दर्शन करेंगे तो बहुत अच्छे दर्शन होते हैं, भीड़ कम रहती है, मजा आ जाता है। रात को 11 के बाद अगर आप दर्शन करते हैं सुबह को 4 बजे तक, तो भी आपके दर्शन में आनंद आ जाएगा। बहुत अच्छे और आराम से दर्शन आप कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। जैसे कि मैं बता रहा था कि 2 अलग अलग लाइन लगती हैं। एक बड़ी लाइन जो सभी श्रद्धालुओं के लिए होती है, लेकिन एक लाइन गेट नंबर 3 पर होती है जहां खास लाइन नहीं होती है, लेकिन वो गेट वीआईपी गेट है। वहां पर वीआईपी लोगों की एंट्री होती है, या फिर जो दिव्यांग लोग हैं उन्हीं को यहाँ पर परमिशन मिलती है। यहाँ से काफी शॉर्टकट पड़ता है, तो ज्यादा भीड़ में नहीं लगना पड़ता है। दिव्यांग जनों को ऑब्वियसली उनके लिए सही है, और जो वीआईपी लोग हैं, जो रियल वीआईपी लोग हैं, उन्हीं के लिए यहाँ से लाइन में जाने की परमिशन दी जाती है। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आपके पास प्रसाद कैसा होना चाहिए। प्रसाद को आप अंदर ले जा सकते हैं, या किस प्रसाद को ले जा पाएंगे, किस प्रसाद को नहीं। मेरे हिसाब से आप कहीं से प्रसाद मत लीजिए, आप वैष्णो देवी मंदिर के पास मौजूद ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की भेंट शॉप से प्रसाद लीजिए। वहाँ पर आपको 100 रुपए के प्रसाद से लेकर 500 रुपए तक का अलग अलग प्रसाद मिल जाता है, जिसमें नारियल वाला प्रसाद, विदाउट नारियल प्रसाद, ब्रेसलेट के साथ प्रसाद, चुनरी के साथ प्रसाद मिल जाता है, जिसकी कीमत अलग अलग होती है। वहाँ से जो प्रसाद मिलता है उसमें एक नारियल होता है जो मंदिर में एंट्री से पहले ही जमा हो जाता है। उसके साथ आपको एक टोकन मिल जाता है। जब आप मंदिर में दर्शन करके वापस आएंगे तो उस टोकन को दिखाकर आपको नारियल वापस मिल जाएगा, साथ ही प्रसाद भी मिलेगा। जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो उस वक्त ना आपके पास फोन होगा, ना कैमरा होगा, ना ही कोई दूसरी डिजिटल डिवाइस आपके पास हो सकती है। तो मैं अंदर के नज़ारे आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। माता रानी के भवन में एंट्री के लिए 3 अलग अलग गुफाएं हैं। एक पुरानी गुफा है जो पहाड़ों के नीचे से, जिस रास्ते से लेट कर मुख्य मंदिर तक, मुख्य गुफा तक जाते थे। ये गुफा ज्यादातर फरवरी के महीने में या फिर सर्दियों के महीने में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ में खुल जाती है। लेकिन अब श्रद्धालु बहुत ज़्यादा रहते हैं तो बहुत कम ही इस गुफा को खोला जाता है। लेकिन जब आप मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो उस गुफा के बाहर से दर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा 2 अलग अलग लाइन लगती हैं वैष्णो देवी भवन में एंट्री के लिए। 2 अलग अलग गुफाएं बनी हुई हैं जिसमें आराम से सीधे खड़े होकर आप निकल जाएंगे। अगर आप एक फैमिली में आ रहे हैं, ग्रुप में आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए मेल फीमेल सभी एक लाइन में लग जाएं, क्योंकि बार बार चेकिंग होती है तो मेल और फीमेल को अलग हो जाना पड़ता है। लेकिन जब फाइनल चेकिंग हो जाती है तो उसके बाद एक फैमिली एक ही लाइन में जाए, ताकि आपका पूरा परिवार एक साथ माता रानी के दर्शन कर पाए। क्योंकि वहाँ 2 लाइन लग जाती हैं तो ऐसे में काफी लोग इधर उधर
हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि फाइनल चेकिंग हो जाने के बाद सभी लोग एक लाइन में आ जाएं और एक साथ माता रानी के दर्शन कर सकें। ये बेस्ट तरीका है मंदिर में दर्शन करने का। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब बाहर आएंगे तो बाहर एक चरणामृत के लिए अलग से जगह बनी हुई है, वहाँ पर चरणामृत पीने के बाद आगे की यात्रा करेंगे। तो इस तरह से दर्शन होते हैं वैष्णो देवी मंदिर में, मुख्य भवन में। ये सब दर्शन करने के बाद जब आप बाहर आएंगे तो क्लॉक रूम में आप लॉकर से सामान लेकर यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो ये सब बातें हुई दर्शन की, लेकिन अब आपको यह डिसाइड करना होगा कि इस दिन आपको भवन पर रात्रि विश्राम करना है, रुकना है, या फिर आगे की यात्रा करनी है, भैरव घाटी जाना है। देखिए, अगर आप रात को रुकना चाहते हैं तो रात को जरूरत होगी वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की। वैसे तो माता वैष्णो देवी भवन में पेड डॉर्मेट्री और रूम भी अवेलेबल होते हैं जिनकी ऑनलाइन बुकिंग होती है, जो आसानी से नहीं मिल पाती है। ये जो सामने का आप नज़ारा देख रहे हैं, यहाँ पर श्रीधर भवन, कालका भवन, ऐसे कई भवन मौजूद हैं जहाँ पर रूम और डॉर्मेट्री दोनों अवेलेबल रहती हैं। ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो मैंने तो यही देखा है कि सारे फुल रहते हैं। जब मैं ऑफलाइन यहाँ पर आया तो भी हाउसफुल ही बताया गया। तो ऐसे में यहाँ पर रुकने के लिए आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ माता वैष्णो देवी भवन में फ्री रुकने की व्यवस्था। फ्री आप कहाँ पर रुक सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। एक है दुर्गा भवन, यहाँ पर आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। दुर्गा भवन के 4th फ्लोर पर आप फ्री में रुक सकते हैं। काफी बड़ा हॉल मौजूद है वहाँ पर आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। आप सीधे जाकर वहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं। वहाँ पर कंबल स्टोर भी मौजूद है, कंबल ले सकते हैं। एक कंबल का 100 रुपए सिक्योरिटी देना पड़ता है। जब आप कंबल वापस करेंगे नेक्स्ट डे तो आपको वो सिक्योरिटी पैसे वापस मिल जाएंगे। सुबह 5 बजे से कंबल स्टोर खुल जाता है वापस करने के लिए, लेकिन ये फ्री अकोमोडेशन रात को 8 या 9 बजे के आसपास खोले जाते हैं और उसके बाद ही वहाँ पर कंबल स्टोर खोला जाता है। तो आपको थोड़ा वहाँ पर इंतजार करना पड़ सकता है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये फ्री अकोमोडेशन के एक रूम का नज़ारा है। कुछ इस तरह के रूम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, कुछ इस तरह के बड़े बड़े हॉल यहाँ पर मौजूद रहते हैं। काफ़ी सारे अलग अलग बेड पड़े हुए हैं। बेड की कुशनिंग की बात करूँ तो वो भी ठीक ठाक है। आपको आराम से यहाँ पर नींद आ जाएगी अगर आपने बेड ले लिया है तो, जो कि फ्री है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की बुकिंग नहीं होती है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर यहाँ काम होता है। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति को एक ही बेड लेना है। आप 4 लोग हैं तो 2 या 3 बेड पर एडजस्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर जगह मिल जाए, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री है। इसी तरह की फ्री रुकने की व्यवस्था दुर्गा भवन और मनोकामना भवन दोनों जगहों में मौजूद है। दुर्गा भवन में स्पेस बहुत ज़्यादा है, नया बना है, नए बेड है, सब चीज़ नई है, तो काफ़ी अच्छी सुविधा दुर्गा भवन में मौजूद रहती है। मनोकामना भवन बहुत पुराना है। मनोकामना भवन की भी 2 बिल्डिंग है, एक फेज 1 है और एक फेज 2, लेकिन दोनों आमने सामने हैं। फेज 1 में फ्री रुकने की व्यवस्था है, फेज 2 में फ्री रुकने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। वहाँ सारी पेड डॉर्मेट्री है। मनोकामना भवन के फेज 1 में फ्री कंबल स्टोर भी मौजूद है। तो ये सारी बातें होती हैं कि फ्री में माता वैष्णो देवी भवन पर रुकने की। अब बात आती है यहाँ पर भोजन की, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। देखिए, माता वैष्णो देवी भवन पर फूड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर काफी सारे प्राइवेट रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, जिसमें सागर रत्ना से लेकर और भी अलग अलग ब्रांड के रेस्टोरेंट यहाँ पर बन चुके हैं। आप चाहें तो वहाँ भी खाना खा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किफ़ायती दर पर अच्छा खाना आपको मिल जाए तो आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ही रेस्टोरेंट में जाइए। मनोकामना भवन फेज 1 और फेज 2 दोनों में ही रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये मनोकामना भवन के एक रेस्टोरेंट का है। यहाँ का मेनू भी काफ़ी ठीक ठाक है। काफ़ी कम दर में यहाँ पर भोजन सर्व किया जाता है। भोजन की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। 7 रुपए की चाय मिलती है और चाय का टेस्ट भी लाजवाब है। 15 रुपए की कॉफ़ी और 15 रुपए का दूध मिल जाता है, जो काफ़ी सही है। इसके अलावा यहाँ पर राजमा चावल, कढ़ी चावल, दाल चावल जैसी अलग अलग डिश बनाई जाती हैं। सांभर वड़ा, डोसा, पूरी सब्जी, ब्रेड पकोड़ा और भी काफ़ी सारे आइटम यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। डिपेंड करता है कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं या फिर डिनर कर रहे हैं। ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का रेस्टोरेंट है। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर बैठने की। फूड भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक सेल्फ सर्विस होती है। आपको जो भी फूड लेना है उसका आप टोकन ले सकते हैं पेमेंट करने के बाद, और वो टोकन दिखाकर आपको फूड मिल जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से सेल्फ सर्विस है। अब मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी श्री माता वैष्णो देवी भवन की। मैंने लॉकर्स की व्यवस्था बता दी,
वॉशरूम की व्यवस्था बता दी, दर्शन करने के नियम मैंने आपको बताए, प्रसाद कहाँ से लेना है, कैसे दर्शन करने हैं, वो सारे नियम मैंने आपको बता दिए। फ्री रुकने की व्यवस्था बता दी, पेड रुकने की व्यवस्था भी बता दी, साथ ही खाना कहाँ पर बेस्ट मिल सकता है वो सारी जानकारी मैंने दी। अब बात आती है माता वैष्णो देवी यात्रा के बाद भैरव घाटी दर्शन की। भैरव बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि वैष्णो देवी दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी जरूर करने चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है। अगर आप रात को रुकते हैं तो नेक्स्ट डे सुबह में जा सकते हैं। भैरव घाटी जाने के 3 तरीके हैं। एक तो पैदल रास्ता है, जहाँ पर पैदल चल चल के आपको 2 किलोमीटर की यात्रा करके भैरव मंदिर पहुँच जाएंगे। इस पैदल रास्ते के ठीक पास में ही सीढ़ी नुमा रास्ता भी है, जहाँ सीढ़ी चढ़कर आप भैरव मंदिर तक जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रोपवे भी चलती है जो भवन और भैरव घाटी के बीच चलती है। उसका किराया मात्र 100 रुपए है। इस टिकट को लेने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन लेकर आइए माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो ऑफलाइन भी आपको टिकट मिल जाएगा। दुर्गा भवन के बेसमेंट में रोपवे का टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ आपको टिकट मिल जाएगा। एक व्यक्ति का 100 रुपए टिकट रहता है, जिसमें जाने का और वापस आने का दोनों का किराया इंक्लूड रहता है। सुबह सुबह जल्दी आप लाइन में लग जाइए तो आपको टिकट भी जल्दी मिल जाएगा। मनोकामना भवन फेज 1 में ही रोपवे के लिए लाइन लगती है, जहां से रोपवे चलती है। सुबह 7 बजे के आसपास रोपवे ओपन हो जाती है और शाम को 4-5 बजे तक रोपवे चलती रहती है। 5 मिनट का समय लगता है, आराम से भैरव घाटी तक पहुंच जाते हैं। जो रोपवे है उसमें काफी सारे लोग एक साथ चले जाते हैं। बैठने की व्यवस्था तो ज्यादा नहीं है, 4 से 5 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग खड़े खड़े इस यात्रा को कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन हैं, दिव्यांग है तो उनको वरीयता देनी चाहिए बैठने की। खूबसूरत नज़ारों के बीच भैरव घाटी मंदिर तक जाने का जो आनंद है वो लाजवाब है। रोपवे राइड बहुत शानदार रहती है। भैरव घाटी मंदिर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ भी खूबसूरत बाजार है, वहाँ भी आप प्रसाद ले सकते हैं। प्राइवेट काफी सारी दुकानें हैं। आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की भेंट शॉप से भी प्रसाद खरीद सकते हैं, जहाँ 20 रुपए से 50 रुपए तक का प्रसाद मिल जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद आप बंदरों से और लंगूरों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपके हाथ का प्रसाद या खाने पीने की कोई भी चीज छीन सकते हैं। यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए किसी भी तरह की लॉकर की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप यहाँ आपका फोन, आपका लगेज, जो भी आपके पास सामान है आप मंदिर में भी ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मुझे एक प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ कोई पर्टिकुलर शू स्टैंड नहीं है, तो जहाँ तहाँ लोग जूते उतार कर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। तो जहाँ आपको ठीक लगे आप भी शूज उतार कर मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, सेफ है, शूज कहीं नहीं जाएंगे। लाइन में लगने के बाद 10 से 15 मिनट में दर्शन भी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा समय यहाँ नहीं लगता है। छोटा सा मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, और एक परिक्रमा करते हुए हम पीछे की तरफ से निकलते हैं, जहाँ अगरबत्ती चढ़ाई जाती है, जहाँ धूना मौजूद है। भैरव मंदिर परिसर की बात करें तो ये जो पूरा परिसर आप देख रहे हैं, ये खुला जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये भैरव घाटी की सबसे खूबसूरत जगह है, क्योंकि यहाँ से माता रानी के भवन का भी बहुत सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। आइए आपको वो नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, भवन का बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने के लिए मिलता है। लोग बाग यहाँ पर फोटोग्राफी जरूर करते हैं, तो हम भी करेंगे। हमारे फोटोज आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। भैरव घाटी की बात करें तो यहाँ पर एक फ्री लंगर भी चलाया जाता है, जहाँ पर आप फ्री में खाना खा सकते हैं। पहले यहाँ पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक रेस्टोरेंट था, लेकिन अब यहाँ पर एक फ्री लंगर लगा दिया गया है। आप चाहे तो लंगर में प्रसाद लेने के बाद आगे की यात्रा पर जा सकते हैं। भैरव घाटी पहुंचने के बाद 1 घंटे के अंदर ये पूरी यात्रा हो जाती है, दर्शन भी हो जाते हैं, आप सभी जगह पर घूम भी लेंगे, और मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटा ही काफ़ी है। अगर आप यहाँ तक पैदल आए हैं तो आपको आगे की यात्रा पैदल करनी है, तो आपको रिटर्न उसी रास्ते से वापस जाने की जरूरत नहीं है जिससे आप आए हैं। भैरव मंदिर के आगे से एक और रास्ता जाता है जो सीधा सांझी छत पहुंच जाता है, और वहाँ से आप कटरा के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रोपवे से आए हैं तो वापस रोपवे से नीचे भवन पर पहुंच जाएंगे। अब आपके पास चॉइस है वापस कटरा जाने के लिए, या तो आप वाया हिमकोटी होते हुए जाएं या फिर सांझी छत वाले रास्ते से जा सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप पुराने रास्ते से सांझी छत होते हुए यात्रा ना करें। आप पैदल जा रहे हैं तो हिमकोटी वाले रास्ते से जाएं, आपको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। रिटर्न जाने की बात कर ही रहे हैं तो मैं हिमकोटी
वाले रास्ते पर बैटरी कार की भी आपको जानकारी दे देता हूँ। मनोकामना भवन फेज 2 में बैटरी कार टिकट के काउंटर है, जहाँ पर एक लाइन लगती है ऑफलाइन टिकट लेने वालों की और एक लाइन होती है प्रीपेड वालों की। अगर आपके पास पहले से टिकट है तो आप यहाँ पर वेरीफाई करवा कर एक टिकट ले सकते हैं। कुछ इस तरह का टिकट आपको मिल जाएगा जिसपे गाड़ी नंबर दिया जाता है। आप उस नंबर की गाड़ी पर बैठ जाइए, 1 2 20 30 कुछ भी नंबर हो सकता है, आप उस नंबर की गाड़ी में बैठ जाइए। 350 रुपए टिकट का प्राइस रहता है। ऑफलाइन भी आपको यहाँ पर टिकट मिल जाएगा। अलग अलग स्लॉट्स में गाड़ियाँ चलती हैं। 20 मिनट लगता है मुश्किल से भवन से अर्धकुंवारी तक पहुंचने में। अगर आपको पालकी या घोड़े से जाना है, खच्चर से जाना है, तो आपको पुराने रास्ते से ही रिटर्न जाना पड़ेगा, क्योंकि न्यू रास्ते पर पालकी या खच्चर नहीं चलते हैं। बच्चों के लिए पिट्ठू आपको नए रास्ते पर भी मिल जाएंगे। अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो भी आपको सांझी से हेलीपैड तक पैदल ही आना पड़ेगा, या फिर घोड़े खच्चर पालकी से जा सकते हैं। तो ये होती है माता वैष्णो देवी भवन की संपूर्ण यात्रा। अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। माता रानी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो कब आपका प्रोग्राम है, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जिन्हें घूमने का शौक है। क्या पता इस वीडियो से उनकी कुछ हेल्प हो जाए। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, नई जगह पर, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए बाय।